प्रीवियस क्लास हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर देखे थे। ब्रीफली पॉइंट्स को लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर। ये जो पहला स्टेटमेंट में उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, इट concentrates at the center, distributes over the volume, spreads over the surface। क्या होता है? spreads over the surface। ये आ चुका है क्वेश्चन बार बार आया है मेडिकल एंट्रेंसेस में। कोई भी कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दे दो, क्या होगा? इट विल इमीडिएटली स्प्रेड ओवर द सरफेस। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे? एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। कोई भी फालतू का स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंसेस में आते हैं। ठीक है? एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर spreads on its surface। चार्ज पर यूनिट एरिया is more near sharp edges and less near flat region। ठीक है? चार्ज पर यूनिट एरिया इज मोर नियर शार्प एजेस। पॉइंट नंबर 3 में देखे थे, फॉर स्फेरिकल बॉडीज for spherical bodies means conductors, spherical conductors charge distributes uniformly on surface। इसमें हम लोग दो केस देखे थे। पहला केस था पॉइंट नंबर 4। पहला केस क्या था? पहला केस ये था, फॉर सिमिलर कंडक्टिंग स्फीयर्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और the charge is equally distributed, charge is equally distributed। मतलब अगर हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है q1, दूसरा एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज है q2, रेडियस इसका भी r है। अब दोनों को अगर हम कांटेक्ट में लाए तो क्या हो जाएगा? इसमें जितना चार्ज होगा इसमें उतना ही चार्ज होगा। एंड व्हाट विल बी दैट q डैश? कोई बताएगा क्या? इट विल बी q1 प्लस q2 बाय 2। अब इसके ऊपर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ चार्ज, किसका चार्ज बढ़ गया, किसका घट गया, वो इलेक्ट्रॉन लिया कि इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बट इफ द स्फीयर्स आर नॉट सिमिलर, फॉर डिसिमिलर conducting spheres, दो स्फीयर है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, r1 है, ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है। अब इसमें कुछ चार्ज था से q1, इसमें कुछ चार्ज था q2। गिवन Q is Q1 plus Q2, क्या है ये? टोटल चार्ज। ठीक है? अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। So when they are brought to contact, what will observe? बड़ा स्फीयर, छोटा स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब क्योंकि इनमें कोई शार्प एज नहीं है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब
इस पॉइंट में चार्ज पर यूनिट एरिया जितना होगा, इस पॉइंट में चार्ज पर यूनिट एरिया उतना ही होगा। तो क्या कंक्लूजन मिला? सिग्मा एट ए विल बी इक्वल टू सिग्मा एट बी। सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, है ना? चार्ज पर यूनिट एरिया इज मोर नियर सरफेस, इसमें कोई एज है नहीं, तो सिग्मा एट ए विल बी इक्वल टू सिग्मा एट बी। दूसरा हुआ, सपोज फाइनली द चार्ज हियर इज Q1 and here the charge is Q2. Sigma at A is equal to sigma at B, means charge per unit area on this sphere is equal to charge per unit area on this sphere. Q1 चार्ज है कितना एरिया में? रेडियस इसका R1 है। अगर स्फीयर का रेडियस R होता है तो एरिया कितना होता है? स्वीकृति वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। नहीं, अरे ये R1 है तो एरिया होता है 4πr1 स्क्वायर। तो इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया? Q1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 4πr1 स्क्वायर। दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द फर्स्ट स्फीयर एंड दैट ऑन द सेकंड स्फीयर इज Q2 by 4πr2 स्क्वायर। तो इसमें से हमें क्या मिला? Q1 by R1 square is equal to Q2 by R2। तो ऐसे करके हमारे पास दो इक्वेशन मिलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? अगर पहले इसमें Q1 था, इसमें Q2 था, बाद में इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, ये कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 में कोई रिलेशन बोल सकते हो क्या? क्या है? कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं? तो हम कहेंगे दूसरा इक्वेशन क्या हो गया इसमें? तीसरा इक्वेशन हो गया कि Q1 प्लस Q2 इज सेम एज Q। Q क्या है? Q1 प्लस Q2, कैपिटल Q1 प्लस Q2। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इसको लेके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेके देखेंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? मेरे साथ लेना है तो मेरे साथ भी ले सकते हैं, ठीक है? नहीं, ठीक है, हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे करके कैसे हो रहा है। ये तो लास्ट क्लास हम लोग देख चुके थे, केस 2 था, ये नहीं, मतलब पॉइंट नंबर 5 इज ओनली न्यू टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो हम लोग पहले से पढ़े हैं। तो केस 2 आपको समझ में आया या नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल, सपोज हमारे पास दो स्फीयर है कांटेक्ट में, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स कांटेक्ट में है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है, ठीक है? अब ये कॉम्बिनेशन को Q कूलम चार्ज दिया गया। इफ Q चार्ज is given to the combination of two conducting spheres as shown, conducting spheres as shown, find charge on smaller sphere। देखो कितना जल्दी वो आंसर बता दिया। आप में से हर कोई बोल सकता है। कितना वो आंसर? Q/5 बोल रहा है विपिन, बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं। 6 आया। दिमाग का इस्तेमाल करिए जिनका जिनका है। तो charge on the smaller sphere is Q/5 as told by your friends. Let's see. Solution क्या कहेगा? Solution कहेगा कि there are spherical bodies। आप इसको स्फीयर नंबर 1 कहो, इसको स्फीयर नंबर 2 कहो।
Now here sigma 1 is equal to sigma 2, नहीं? अच्छा, तो फिर कितना है सिग्मा 1 से इट इज, मान लो कि दोनों स्पीयर में फाइनली चार्ज पुश ऐसे हुआ, इसमें Q1 चार्ज आया, दूसरे वाले में Q2 चार्ज आया, तो आप कहोगे Q1 बाय स्पीयर का एरिया, रेडियस 2r है तो एरिया होगा 4 पाई 2r का स्क्वायर, सिग्मा 2 होगा Q2 बाय 4 पाई r स्क्वायर। मारपीट करो तो क्या मिलेगा इसमें से, Q1 बाई 4 इज इक्वल टू Q2। अगेन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ये कौन सा लॉ पे है आया, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो अभी है वो दोनों को मिला तो वही होगा, Q कूलम चार्ज दिया गया था। नाउ ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब Q1 की जगह 4Q2 डाल दो, Q1 की जगह 4Q2 डाल दो, 4Q2 प्लस Q2 इज 5Q2 इज इक्वल टू Q। सॉल्व हो गया ना, तो क्या कहेंगे, सॉल्विंग Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, Q1 by 4 is Q2 and Q1 plus Q2 is Q, so Q2 is coming Q by 5। ये पहला मेथड है। मैं आपको एक दूसरा मेथड में भी करना चाहता हूँ, उसको बनाना चाहता हूँ। Let us see a different method to solve this। क्या ये चीज सबको समझ में आया, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को? यस सर। यस आया। उन्होंने महापात्र तो कुछ बोली नहीं, उसको समझ में नहीं आया। यस सर। क्या यस सर मतलब समझ में नहीं आया? आया। हाँ, तो आप लोग इंटरेक्ट करोगे तब ना, जिंदा लगेगा लाइव, जिंदा मतलब लाइव। अदरवाइज पता चला कि ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, रिकॉर्डेड क्लासेस। तो यू कैन इंटरेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ रखो, माइक्रोफोन ऑफ रखो, वीडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो। मैं ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, सेकंड मेथड में द चार्ज Q is uniformly distributed on the whole surface. So sigma charge per unit area on each sphere को अगर हम सिग्मा कहेंगे तो कितना होगा, जो चार्ज Q दिए वो चार्ज कहाँ गया, हम इसको Q चार्ज दिए तो वो Q चार्ज पूरा का पूरा सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी सरफेस, एंटायर सरफेस में कितना चार्ज, Q चार्ज, क्या एरिया में, 4 पाई 2r का स्क्वायर, इसका रेडियस 2r था, एंड 4 पाई r का स्क्वायर, है कि नहीं? सो दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया एवरीवेयर, है कि नहीं? तो कितना है, ये हो गया 4 टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर, ये 5 टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर, इट इज Q बाय 20 टाइम्स पाई r स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया। नहीं, ये जो चार्ज हम दिए, क्या चार्ज, Q चार्ज, कहाँ गया, ये पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पूरा सरफेस कितना है, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, है ना? इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई 2r का स्क्वायर, स्क्वायर का सरफेस एरिया 4 पाई 2r स्क्वायर, नहीं, इसका 4 पाई r स्क्वायर, नहीं? अच्छा, तो फिर 20 पाई r स्क्वायर हो गया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह वही है। पूछा है छोटे स्फीयर में कितना चार्ज है, Q2, चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू
चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्फीयर, है कि नहीं? चार्ज पर यूनिट एरिया तो हो गया Q बाई 20 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, मिल गया Q बाई 5। दिस वे आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड, है कि नहीं? समझने की दो अलग अलग तरीके हुए, आप अपने तरीके से समझ सकते हो। आ गया समझ में? Is it understood to everyone? Have you written this? Oh, fine. तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट we'll see Coulomb's law. इस लॉ के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, बेसिक चीजें देखेंगे, ठीक है? वो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है, लॉ को टुकड़े टुकड़े करके लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन रट्टा मारने वाले में नहीं है, हम लोग समझने वाले में। पहला हुआ लाइक चार्जेस repel each other, repel end. Unlike charges attract each other. With equal and opposite forces along the line joining them. बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट विथ इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। ये जितना जोर से रिपेल करेगा वो भी उतनी जोर से रिपेल करेगा इन व्हिच डायरेक्शन along the line joining the two charges। तो अगर ये चार्ज है से पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, अब ये उसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, along the line joining them। समझ में आया? अगर हम कहेंगे ये -q नहीं -2q था, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F में, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कितना फोर्स में? F और F/2 और 2F सेम F, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो आप कहोगे ये भी फोर्स F होगा। चार्ज कितना की फर्क नहीं पड़ता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अगर F फोर्स में खींचेगा वो भी F फोर्स में ही खींचेगा। समझ में आया? तो दो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहा, तीन चीज, एक हुआ लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पहला चीज। दूसरा हुआ विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तीसरा हुआ along the line joining them। ये नहीं कि इसके चलते इसके ऊपर एक इधर को फोर्स या इधर को फोर्स आ रहा है, नहीं, ऑलवेज पुल along the line joining them। समझ में आ गया? दूसरा हुआ the magnitude of force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या कह रहा है? अगर दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे with whatever force they are repelling each other, that force is directly proportional to Q1 into Q2।
and it is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला आप जानते हो G m1 m2 by r square, the force depends upon the product of the masses। Here the force depends upon the product of magnitude of the charges। So if you combine these two statements, it comes out to be F proportional to Q1 Q2 by r square। जो constant of proportionality है इसको हम K लिखेंगे। It is Q1 Q2 by r square। K is a constant। इसका वैल्यू है 9 into 10 power 9 in MKS units for एयर मीडियम। अगर दोनों चार्ज को एयर में रखा गया है, अगर दोनों चार्ज को एयर में रखा गया है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा 1। एल्स K इज लेस देन 9 into 10 power 9, less than 9 into 10 power 9 for any other medium। कोई भी दूसरा मीडियम ले लो उसके लिए क्या होगा, ये लेस देन 9 into 10 power 9 होता है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बोलिए। तो ये 9 into 10 to the power 9 वैल्यू कहाँ से आया? कहाँ से आया? ठीक है, ऐसे जा रहा था रास्ते में, ऐसे ऊपर। अब G इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। G का वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 कहाँ से आया? कहीं से आता है ना, वहीं से। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू लॉ है। दिस इज ए लॉ। लॉ मींस समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है तो ये ऐसे आया। अब K के बारे में बहुत पूछे, K इज 1/4 pi एप्सिलॉन ऐसे करके रहता है। एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मैं आपको उसके अंदर लेना नहीं चाहता हूँ, आपको जितना चाहिए उतना बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब K किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है? अगर ऑयल में दोनों चार्ज को डुबा के रखोगे एक फोर्स मिलेगा, वाटर में डुबा के रखोगे दूसरा फोर्स मिलेगा, एयर में रखोगे तीसरा फोर्स मिलेगा। क्या बता सकते हो कौन सा ऑयल, वाटर और एयर में से किसमें दोनों के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स होगा? एयर में। क्योंकि बाकी सब में K का वैल्यू कम है। The force is maximum in air और वैक्यूम, वो भी ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर होने से उसका फिर वैल्यू बदल जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना। क्या चीजें समझ में आया? अच्छा, ये जो कूलम्स लॉ देखे उसका एक छोटा सा लिमिटेशन है, हमें याद रखना है। क्या है वो लिमिटेशन? हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में लिख रहे हैं। लिमिटेशन हुआ कि पॉइंट नंबर 3 में द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। समझ में आया? सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, फोर्स कितना है फॉर्मूला लगा दी। सपोज यहाँ पर एक डंडा है, कंडक्टर, इसमें चार्ज Q1 है, यहाँ पर दूसरा डंडा है, इसमें चार्ज Q2 है, इसका सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस R है, फोर्स कितना है बताओ। आप अगर ऐसा फॉर्मूला लगा दिए गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। Here your F is not equal to K Q1 Q2 by R square, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज मतलब उसका शेप एंड साइज मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल मीन्स स्मॉल इज ए रिलेटिव टर्म। हम आपको पूछेंगे ये लाइन स्मॉल है कि लार्ज है, आप कहोगे क्या है? अब पूछेंगे बताओ ये लाइन स्मॉल है कि लार्ज है?
स्मॉल नहीं, और ये लाइन स्मॉल है कि लार्ज है, मतलब स्मॉल लार्ज ये सब रिलेटिव टर्म्स है। व्हेन वी से the size of the charge is very small means relative to what? Relative to the distance between the two charges। मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर और इन दोनों का साइज है 1 मिलीमीटर, तो आप कहोगे हाँ पॉइंट चार्ज है 2 मिलीमीटर, 10 मीटर के सामने 2 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल, तो आप कहोगे हाँ दे कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। समझ में आ रहा? खाली स्मॉल याद मत रखना, उसके लॉजिक के साथ याद रखना। सो these charges will be considered as small charges if their sizes, individual sizes are very small as compared to the distance between them। समझ में आया? दूसरा हुआ कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं और इन दोनों चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालना चाहते हैं, Q1 Q2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो R है और फोर्स निकालना चाहते हैं और हम प्लॉट करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ डिस्टेंस। फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ R आई फाउंड द फोर्स इज दिस। जब R का वैल्यू इतना था, फोर्स का वैल्यू इतना था, ठीक है। अभी अगर R को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो जैसे जैसे R बढ़ाते जाएंगे फोर्स घटते जाएगा है कि नहीं? R को घटाएंगे फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद फिर से डाउन होके जीरो हो जाएगा। ये उसका लिमिटेशन है। लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज वेरी स्मॉल। और दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो गया तो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सोचो दो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इट इज वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल है तो द फोर्स मस्ट बी इनफाइनाइटली लार्ज, तो न्यूक्लियस को फोड़ के निकल जाएंगे बाहर। ऐसा तो नहीं होता है, बिकॉज व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल यू विल से दिस फोर्स फॉर्मूला डज नॉट होल्ड गुड, ये एप्लीकेबल नहीं है। जिस न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है क्योंकि न्यूट्रॉन भर गया अंदर, तो बढ़ने से फोर्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन होने के बाद फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियस टूटने की कगार पर आ जाता है, जिससे रेडियो एक्टिविटी होता है। समझ में आया? एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is much more than number of protons, usually it is seen number of neutrons to number of protons ratio is more than 1.6, in that case the force becomes vigorous और वो न्यूक्लियस को तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, तब न्यूक्लियस को टूटने की चांस आता है क्योंकि तब फोर्स भी काफी ज्यादा हो जाता है। समझ में आया क्या? तो हम क्या देखें? when the distance between the two charges is very small and of the order of 10 to the power minus 14 meter, the force formula does not hold good। तो हम क्या लिखेंगे? The formula is invalid for very small distances, very small distances between charges। नहीं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो गया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना? ये हमारा जो पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, हमारे केमिस्ट्री टीचर सब पढ़ाते हैं, वो सारा कहाँ से आता है? केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर से आता है। वो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का कोई काम तो है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ दोस्ती बनाता है, फंस जाता है, फिर रिलेशन बनाता है, बॉन्ड बनाता है कि नहीं? फिर कभी किसी को छोड़ के भाग जाता है, कोई ले लेता है, कोई दे देता है, ये सब चलता है उनके घर में। तो इलेक्ट्रॉन की बात चल रहा है। सोचो कि कोई एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चारों तरफ। अभी अगर किसी कारण से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था, टकरा गया और ये रुक गया, तो क्या होगा? सोचो, अगर ये रुक गया तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो ये खींच लेगा और इसके साथ ये चिपक जाएगा नहीं? तो सोचो किसी एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके साथ आके चिपक गए तो इसके पास कोई केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा क्या? कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। वो किसी के साथ बॉन्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो क्या ऐसा चीजें एग्जिस्ट करते हैं? क्यों? न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ कभी नहीं मिलता है। जब भी देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ। क्यों?
क्योंकि द डिस्टेंस इज सो स्मॉल दैट कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ चिपकेंगे नहीं, बगल से भी निकल जाएंगे तो चिपकेंगे नहीं न्यूक्लियस के साथ। ये तो कभी कभार तो ऐसे होता, कुछ न्यूक्लियस के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन चिपक गए और उसका केमिकल प्रॉपर्टी गायब हो गया सब, और कोई काम का नहीं है, टोटली इनर्ट हो गया हो, है कि नहीं? ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या देखे हम लोग? दो लिमिटेशन देखे। द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। दूसरा हुआ व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज वेरी स्मॉल द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, when nothing is mentioned about the medium, you assume it to be air medium. ठीक है? What can be minimum force between two charges separated by a distance of 1 meter in air? दो चार्ज के बीच में मिनिमम फोर्स कब हो सकता है? जबकि डिस्टेंस फिक्स कर दिया है, चार्ज क्या है बोला नहीं है, लेकिन पूछा है फोर्स मिनिमम होगा। फोर्स मिनिमम होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बिकॉज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। हर एक चार्ज को छोटा होना है। सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मिनिमम फोर्स के लिए हमें चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? फॉर मिनिमम फोर्स each charge must be same as electronic charge. Each charge must be same as electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ हो सकता है प्लस ई और माइनस ई हो सकता है। कोई एक बॉडी रखा है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, या फिर दोनों से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, जो भी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो फिर मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 का भी वैल्यू वही है, तो ये हो गया स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना आपको आता है नहीं? तो सबसे कम फोर्स क्या होगा? 9, ये 1.6 का 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है? 2.56 2.56 into this 2.25 roughly, है ना? 2.56 into 22.5 sorry 22.5 roughly 9 के साथ मल्टीप्लाई किए, ये 10⁻⁻38 ये into 10⁻⁻29 न्यूटन मिनिमम फोर्स है। 22.5 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। ये क्वेश्चन आया है, सारा एंट्रेंस में आया, लेकिन ये नहीं आया। क्या आया था? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फोर्स? 10⁻15 10⁻20 10⁻15 10⁻20 10⁻30 ऐसे करके आएगा। ऑर्डर ऑफ फोर्स मतलब हम इसको सिंगल डिजिट में एक्सप्रेस करेंगे। विल राइट दिस एज 2.25 और ये कितना हो जाएगा? 10⁻2.25 कर लिए तो हाँ, एक तो 10 मल्टीप्लाई हो गया और 10 करेंगे 28। सो द फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻28 न्यूटन। समझ में आया क्या? क्वेश्चन आएगा फोर्स किस ऑर्डर का आता है? 10⁻⁻28 ऑर्डर का आता है। ये आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ऑर्डर का फोर्स आता है? व्हाट इज द पावर? समझ में आया? 10 का पावर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सबको आया? सर उसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो, उसका एक्चुअली लिखना है।
चलो लिख सकते हो तुम, निकालोगे तो उसके आसपास 5 के बाद थोड़ा सा कुछ आएगा, तो थोड़ा सा कहीं छोड़ दिया, है ना, राउंड ऑफ कर लिया, उतना राउंड ऑफ चलता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमें समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग करेंगे। Force between two charges is F. Force between two charges is F. If each charge is doubled and distance between them is also doubled, what will be new force between them? देखा, इतना जल्दी बोल दोगे तो बेचारा टीचर क्या करेगा। तुमने क्वेश्चन लिखा, फटाक से आंसर बोल दी, फटाफट आंसर बोल देते हो। अच्छा, क्या दिया है? तो जो दो चार्ज के बीच में फोर्स F था, F क्या था? ये Q है, Q1 है, ये Q2 है, ये डिस्टेंस R है। फोर्स क्या था कि Q1 Q2 बाई R²। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में क्या हुआ है? ईच चार्ज इज डबल्ड, ये हो गया 2Q1, डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड, ये हो गया 2Q2। नाउ व्हाट इज द सेकेंड केस? फोर्स F dash is equal to K 2Q1 2Q2 by 2R का स्क्वायर। तो अपन सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू फाइंड? K is coming 2 हो गया 4, नीचे 2 का स्क्वायर 4 को खा गया, मिला के Q1 Q2 by R स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम एज F। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर लिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको आगे ले रहा हूं। ठीक, यहाँ पर एक स्पेशल केस आपको बताना चाहूंगा, जिसको प्रूव करना चाहता हूं, लेकिन वो भी आपकी बस की चीज नहीं है। मान लो for charged spherical bodies, the calculation of force at any point outside it can be found by considering the spherical charge as a concentrated point charge। ये चीज को आप लोग याद रखना, located at center। आप इसको क्या कहोगे? इट्स ए डिराइव्ड स्टेटमेंट, लेकिन डेरिवेशन अभी आपकी बस की चीज नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड सॉलिड एंगल एंड एवरीथिंग तो आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक चार्ज स्फेरिकल बॉडी है, ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, इसके ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं और ऐसे ऐसे करके कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं। अब सोचो कि इसमें सेंटर में क्या हुआ? सपोज ये रेडियस है R और यहाँ से कुछ 3R डिस्टेंस में मान लो इसमें कुछ Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है Q2, पूछा गया फोर्स कितना है बताओ। दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं, ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है।
लेकिन ये एक स्पेशल केस है फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल चार्ज कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। आप क्या करने के लिए, टू फाइंड एनी फोर्स, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारे चीज निकालने के लिए जो आपके नहीं है। अभी हम लोग फोर्स की बात करें, कुछ भी चीज बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए यू कैन कंसीडर दिस एज ए पॉइंट चार्ज। अंदर कोई चार्ज रख दिए Q2, बताओ फोर्स, तो फिर इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं ले सकते हो। बाहर रखेंगे तो आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसे कह सकते हो, ऐसे। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। क्या बता सकते हो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 4r, because this total charge now behaves as a concentrated point charge located at center। तो आप कहोगे Q1 चार्ज यहाँ पे है और डिस्टेंस हो गया r plus 3r, 4r। समझ में आया क्या? तो दिस बिकम्स Q1 Q2 और ये डिस्टेंस इज 4r, सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द फोर्स K Q1 Q2 by 4r का स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। समझ में आया? तो ये क्लू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे स्टेटमेंट, बट न्यूमेरिकल करते वक्त वो लोग कर लेंगे। जबकि कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन लिखते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, स्फेरिकल चार्जेस के लिए भी कर लेंगे इसे। ठीक है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 3 ठो बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये Q है, ये 2Q है, ये -Q है और ये सिमिलर बॉल है। ये A B C D, A B C D are similar conducting balls with D being uncharged। D में कोई चार्ज नहीं है, D में कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गया क्या? अच्छा, if D is brought to contact one after another with A, B, C and finally taken away, find final charge on D। क्वेश्चन क्या दिया है? D को लिए इसके साथ कांटेक्ट में लिए, फिर लाए इसके साथ कांटेक्ट में लिए, फिर लाए इसके साथ कांटेक्ट में लिए, फिर यहाँ पर ले आए। बताओ इसमें फाइनल चार्ज कितना है? कुछ चार्ज तो होगा। Q by 8 वो बोल रहा है। बाकी लोग सोचो सोचो सोचो, आप लोग सोच सकते हो, सोचवान व्यक्ति हो, सब सोचो। सर Q by 4। Q by 4 दूसरा आंसर आया। पहला आंसर Q by 8 आया था, Q by 4 आया। एनी अदर आंसर? राइट। तो दिया है क्वेश्चन में कि इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसमें Q, 2Q, -Q थे, इसको लाया इसके साथ कांटेक्ट में, फिर ले आए। अच्छा, जब इसको इसके साथ कांटेक्ट में लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया होगा। जब D आके यहाँ पर पहुंचा होगा, क्या कोई बोल सकता है D में कितना चार्ज होगा? दोनों को मिला के आधा कर दो, Q by 2। फिर D को लेके गए इसके साथ, कितना हो गया? 2Q plus Q by 2 हो गया 5Q by 2। और जब D वहां से वापस आया, D के पास कितना चार्ज था? 5Q by 4, क्योंकि टोटल चार्ज हो गया 5Q by 2। सिमिलर स्फीयर है, here will be 5Q by 4। ये 5Q by 4 को लिए इसके साथ कांटेक्ट में, तो 5Q by 4 -Q कितना हो गया? Q by 4। Q by 4 और Q by 4 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें क्या चार्ज होगा?
Q/8 सही आंसर पहले आ गया था, समझ में आया? जिसका Q/8 आया था उसको समझ में आया? हाँ, Q/4 आया था किसी को, जिसका Q/4 आया था उसको समझ में आया कि नहीं आया? आशुतोष पाणी, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, two spheres, two conducting spheres have radii r and 2r. Keeping the spheres in contact, दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में रखते हुए the combination was given a charge Q. Find initial force between them. क्या हुआ? एक बड़ा स्फीयर था, एक छोटा स्फीयर था, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। कॉम्बिनेशन को आपने q कूलम चार्ज दिया, फिर क्या होगा? दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हुआ तो इसमें भी पॉजिटिव होगा। अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। क्या है इनिशियली क्या होगा? फिर तो दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो फोर्स बदल जाएगा, लेकिन शुरू में क्या फोर्स होगा? शुरू में क्या फोर्स होगा जानने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2 और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस Q1 Q2 निकालना तो हमें आता है, थोड़ी देर पहले किए थे। क्या दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं? 3r, क्योंकि ये है 2r, ये है r। They can be considered as concentrated point charges here and here। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 3r। तो अगर आपको Q1 Q2 मिल जाता है तो फोर्स निकालना क्या बड़ी चीज है, कोई भी निकाल सकता है कि नहीं? चलिए, हम जानते हैं छोटे स्फीयर में चार्ज हुआ था, थोड़ी देर पहले किए थे, किसी को आंसर याद है? इट वाज Q/5। भूल जाते हो नहीं? भूल जाते हैं हम लोग। तो रेफरिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन is done previously, charge on them are 4q/5 and q/5. Now this combination can be equivalently represented by 2 point charges, एक q/5 वाला, एक 4q/5 वाला, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है रे भैया? 200। ये 2r है क्योंकि यू कैन कंसीडर देम एज कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। ये डिस्टेंस 2r, ये r, तो ये हो गया 3r। अब फोर्स निकालना क्या मुश्किल चीज है, आप जैसे लोगों के लिए फटाफट निकाल दोगे। कि Q1 इज q/5, Q2 इज 4q/5 बाई 3r का सिंप्लीफाई करो, जो आया वैसे छोड़ दो, जो आया वैसे ही छोड़ दो। ये बन गया फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। Question number 5. The two conducting walls where
is shown. Find what will be distance between them after a long time. काफी ज्यादा समय के बाद उन दोनों बॉल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? आपको सोचना है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा कि क्या होगा, वो सोचना है आपको। सोचो और बताओ, दिमाग पे इस्तेमाल करो। दोनों कंडक्टिंग बॉल है, दोनों आके एक 5 r डिस्टेंस में छोड़ दिया गया। व्हाट विल द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन देम? फाइनल डिस्टेंस, अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं पूछ रहे, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कोई ऑनलाइन वालों में से अनन्या, फाइनल डिस्टेंस 0। क्या एक स्फीयर दूसरे के अंदर घुस जाए? 2 r। कोई बोल रहा है 2 r, कोई बोल रहा है 0। एनी अदर आंसर? 2 r। सोचो, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस है, ऑनलाइन चार्जेस है, देयर विल बी अट्रैक्शन। सिमिलर चार्जेस, दोनों सिमिलर स्फीयर है, दोनों पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज 2q - q मिलके q। फाइनली इसमें हो जाएगा q/2, उसमें हो जाएगा q/2। अब अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? फिर दोनों दूर जाएंगे। सो फाइनली दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। They will come close, share the charge, and again they will go away from each other. समझ में आया कि ऊपर से गया? ऊपर से गया। क्यों? क्योंकि तुम एब्सेंट माइंडेड थे। हाँ यस, हम देखें, दिख रहा है ऊपर, दिखता है। जब कोई एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, ऐसे गोल 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 घूमता है, उसके माथे पे से चलता रहता है, ब्लू कलर कैसे चलता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। शुरू में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने के बाद दोनों कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आने के बाद जो चार्ज था रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें 2q था, इसमें -q था, टोटल चार्ज हो गया 2q - q इज q। दोनों सिमिलर स्फीयर है तो इसमें चार्ज हो जाएगा q/2, इसमें चार्ज हो जाएगा q/2। नाउ देयर विल बी रिपल्शन, क्योंकि दोनों में बराबर चार्ज हो गया। रिपल्शन होगा तो दे विल गो अगेन अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हाट विल बी द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन देम? इनफाइनाइट। जो बोले थे वही रिपीट किया। अभी समझ में आया? जब इसमें q/2 हो गया, इसमें भी q/2 हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फिर भी चिपके रहेंगे क्या? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? क्या लिखेंगे? द बॉल्स कम क्लोज to contact, share the charges, share their charges, and again repel each other. So final distance between them, final distance between them becomes infinite. रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो उसे फोर्स तो जा रहे होंगे। जब ज्यादा डिस्टेंस होगा, उससे पहले फोर्स था तो एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी था, वेलोसिटी बढ़ रहा था। ज्यादा डिस्टेंस होने के बाद फोर्स 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी है। अब क्या होगा? भाग जाएंगे नहीं? है ना? तो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्या ये सारी चीजें समझ में आ रहा है कि ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? तो फिर मैं इजी क्वेश्चन करवाऊंगा। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ क्या ये खुद ही बोलते हैं, खुद देती है ई। समझ में आ रहा है? हाँ ई मतलब मैं जानता हूँ, आप जानते, बाकी कोई नहीं जानते।
ये तेरे मेरे बीच में कैसा ये बंधन। क्यूबाइड नंबर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर रखा है Q चार्ज, यहाँ पर रखा है 2Q चार्ज, यहाँ पर रखा है 3Q चार्ज। फाइंड फोर्स ऑन व्हिच चार्ज इज मैक्सिमम। ये साइड लेंथ A है, ये भी साइड लेंथ A है, ये भी साइड लेंथ A है। अगर दो चार्ज होते फोर्स किसके ऊपर मैक्सिमम होता? बड़े के ऊपर कि छोटे के ऊपर? सेम होता। लेकिन अभी 3 चार्ज है, पूछा है किसके ऊपर ज्यादा फोर्स होगा, बताओ। सोचना है, ऐसे फेंकने से थोड़ी लगेगा, दिमाग का इस्तेमाल करिए। यू कैन थिंक। सेम ऑन यू। चलिए पूछा है फोर्स ऑन व्हिच चार्ज इज मैक्सिमम, तीनों में से। चलो हम ऐसे अस्यूम करते हैं कौन से चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स है। सपोज यहाँ पे कोई एक Q चार्ज है, यहाँ पे कोई एक Q चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस A है और मान लेते हैं कि इनके ऊपर फोर्स F है। सपोज लेट, मैं लेट करके लिख रहा हूँ, लेट F इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। समझ में आया? अच्छा अगर मैं केस बदल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर 2Q चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस A है, तो क्या बता सकते हो व्हाट विल द फोर्स इन टर्म्स ऑफ F? यहाँ पर F क्या था? K Q by A स्क्वायर। अब हो जाएगा फोर्स क्या हो जाएगा? K Q 2Q by A स्क्वायर, मतलब डबल हो गया ना। मतलब अभी फोर्स क्या होगा? 2F है कि नहीं? अच्छा अगर ये 2Q, ये 3Q, ये 2Q होता तो फोर्स कितना होता? ये 3Q, ये 2Q होता तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ F कितना होता? 6F। समझ में आ गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्लियर? अगर ये फोर्स F है तो आप बता सकते हो क्या Q और 2Q के बीच में क्या फोर्स है? 2F। तो ये 2Q Q को रिपेल कर रहा है फोर्स 2F में, नहीं, और Q 2Q को रिपेल करेगा फोर्स 2F में। दोनों के ऊपर बराबर फोर्स हुआ। 3Q और 2Q के बीच में 3Q 2Q को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। कितना फोर्स में? 6F। 2Q 3Q को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। कितने में? 6F। हाँ पता चल गया, तुम लोगों को समझ में आने लगा। नाउ Q एंड 3Q Q को रिपेल करेगा क्या फोर्स में? 3F। Q 3Q को रिपेल करेगा क्या फोर्स में? 3F। देखो तो सबके ऊपर फोर्स दिखा दिए। ये सारा एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके ऊपर है 2F 3F, इसके ऊपर है 2F 6F, इसके ऊपर है 3F 6F। किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स होगा? अरे बड़े बड़े फोर्स तो इसके ऊपर है, तो 3Q के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स होगा। फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन 3Q। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। तो क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 3Q इज मैक्सिमम। फोर्स ऑन 3Q इज मैक्सिमम। तो कूलम्ब्स लॉ में आपको काफी कुछ समझ में आया। मैं जब मटेरियल दूंगा उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको सारा क्वेश्चन करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट फ्लो ऑफ चार्जेस, हाउ चार्जेस फ्लो। ठीक है, उसमें आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करंट। धीरे धीरे हम लोग चार्ज देख लिए, फिर करंट देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ऐसे करके एक एक करके लॉ सब आने लगेंगे। ठीक है, अगले क्लास वी शैल सी फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज करंट। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।